देखिए, हम लोग यहाँ पर हैं डॉक्टर सर के पास में, डॉक्टर कर्नल रिटायर्ड दिनेश बंसल सर के साथ में हैं, ओलिव ग्रीन डेंटल, जयपुर वैशाली नगर। सर, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपका कि आपने हमें समय दिया हमारे बच्चों के लिए। सर, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, जो डेंटल से रिलेटेड इशू हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो चाहे आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री है या कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज की हम बात करते हैं सर, तो आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है उसमें, थोड़ा सा आप बता दीजिए कि आप किस रैंक से हैं, तो बच्चों को ये भी रहेगा कि सर का जो है आर्म्ड फोर्सेस का एक्सपीरियंस है। सर जी, थैंक यू सर, थैंक्स टू गिव मी अपॉर्चुनिटी। सर, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, कर्नल दिनेश बंसल। 15 ईयर्स तक मैंने आर्मी में सर्व किया है और अभी रिसेंटली आई एम फाउंडर ऑफ ओलिव ग्रीन डेंटल क्लिनिक इन वैशाली नगर, जयपुर। तो सर का एक आइडिया था कि हमें बच्चों को बताना चाहिए कि जो फोर्सेज में जाना चाहते हैं उनको डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से डेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड के लिए उनको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारा पॉइंट होता है कि 14 डेंटल पॉइंट क्या है बच्चों को, कि मेरे 14 और 14 28 दांत हैं, तो क्या वो 28 दांत होना ही 14 डेंटल पॉइंट हो जाता है? ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मेरे तो 28 दांत होते हैं सर। अब उनको यदि कहीं भी जाता है डेंटिस्ट के पास में, अब आपके तरीके से जो सिविल डेंटिस्ट है वो गाइडलाइन को उनको पूरी तरीके से वो नहीं जानते हैं, और यदि कोई बच्चा गाइडलाइन लेके भी जाता है तो भी वो उसको कि नहीं 14 कैसे होगा, मैच कर रहा है, मैच तो कर रहा है, तो वो मैच करने का तरीका फोर्सेज में जो कौन सा देखा जाता है, वो 14 डेंटल पॉइंट हम जानना चाहेंगे सर। ओके सर, ये जो 14 डेंटल पॉइंट का मिसकंसेप्शन है सर, ये 14 डेंटल पॉइंट ऐसे नहीं है कि आप इसमें टूथ नंबर काउंट करके डेंटल पॉइंट आपके काउंट हो जाते हैं। इसमें बेसिकली टूथ टू टूथ मैच होना चाहिए आपका, उनकी जो मैचिंग सरफेस है उसके बेस पे ये 14 डेंटल पॉइंट का फॉर्मूला जो है ये प्ले में आता है। तो 14 डेंटल पॉइंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके 28 टीथ हैं तो हो सकता है कि फिर भी आपके 14 डेंटल पॉइंट ना बने, और हो सकता है कि आपके दांत कम हो फिर तो डेफिनेटली नहीं बनेंगे, पर आपके 32 टीथ होने पर भी 14 डेंटल पॉइंट नहीं हो सकते। तो इसका तो सर हमें जब बच्चे का हम एग्जामिनेशन करते हैं उसके बाद ही हम बता सकते हैं, बिकॉज डेंटल पॉइंट तभी आपके कंसीडर होते हैं जब आपके टूथ टू टूथ आपस में मैच करते हैं। तो उनकी जो जैसे अपनी बात करते हैं, जैसे ये टूथ है सर, है ना, इसकी 5 सरफेसेज हैं, 1 2 3 4 और 5। सो देयर आर 5 सरफेसेज। तो दीज 5, ये जो 5 सरफेसें हैं, ये 5 सरफेस इस दांत की 5 सरफेस से मिलनी चाहिए, पूरा मैच होना चाहिए सर, ठीक है। तो तब ये डेंटल पॉइंट काउंट होगा। अब जैसे इसका यदि किसी बच्चे का ऐसा है, टेढ़ा है थोड़ा सा, है ना सर, तो ये वाला पॉइंट काउंट नहीं होगा फिर, है ना। वहां पे आपको आप किसी सिविल में डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो बोलेंगे कि आपके टीथ टू टीथ मैच कर रहे हैं, पर एक्चुअल में जो उनके मार्जिन्स हैं, उनकी सरफेस हैं, वो आपस में मैच नहीं करती हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के पूरे दांत होने पर भी उनके डेंटल पॉइंट कम नहीं होता है, और वो कम हो जाते हैं और वो अनफिट हो जाते हैं सर। जी सर, एक चीज देखी गई कि ब्रिज लगवा के जाते हैं बच्चे और ब्रिज अलाउ नहीं होता है, वो उसका क्या कारण है? ब्रिज तो ठीक है, मैचिंग तो हो रही है सर, उसके बावजूद भी ये कि ब्रिज मैंने लगवा लिया, पैसा भी खर्च हो गया और ब्रिज अलाउ नहीं हुआ, उसका रीजन क्या होता है उसका? कि आप एज ए सिविल डेंटिस्ट आप ब्रिज लगाते हैं और आप एक आर्म्ड फोर्सेस के डेंटिस्ट के रूप में ब्रिज लगाते हैं, तो दोनों में जाहिर सी बात है कि ब्रिज आप भर्ती वाले बच्चे को तो सजेस्ट नहीं करेंगे आप ब्रिज। सर एक्चुअल में क्या है, जब अपने ब्रिज लगाते हैं सर, तो अपने उसमें क्या करते हैं सर, जो जैसे अपने बात करते हैं, जैसे ये ब्रिज लगा हुआ है ना, इस पेशेंट में ये ब्रिज लगा हुआ है, तो इसमें आसपास वाले दांतों को छोटा कर दिया जाता है, है ना। आसपास वाले ये दोनों टीथ हैं, आगे वाला और पीछे वाला, है ना, इनको थोड़ा थोड़ा घिस के छोटा कर दिया गया है। अब क्या होता है सर, जब ब्रिज लगा होता है, किसी भी पेशेंट के ब्रिज लगा है और वो फोर्सेज में जाता है मेडिकल के लिए, जैसे वो फोर्सेज में जाता है मेडिकल के लिए, तो उसका ये ब्रिज निकाल के चेक किया जाता है, ये ब्रिज निकाल के चेक किया जाता है। उसके बाद उसका एक्सरे किया जाता है फुल माउथ का, जैसे ओपीजी जिसको बोलते हैं। जब इसका फुल माउथ का ओपीजी किया जाता है तब ये पाया जाता है कि इसके ऊपर और नीचे के दांत आपस में नहीं मिल रहे हैं, गैप की वजह से। और सेकेंडली एक ये भी रहता है सर कि जब आप ब्रिज लगाते हैं तो आप इस वाले दांत को भी डैमेज कर देते हैं और पीछे वाले दांत को भी डैमेज कर देते हैं। तो इन क्राइटेरियो में क्या है सर, इन दांतों के पॉइंट भी आपके कट कर दिए जाते हैं और इसलिए वो डेंटल पॉइंट 14 से कम हो जाता है, इसलिए कम हो जाते हैं। इसलिए हम फोर्सेज में रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को ब्रिज नहीं लगवाना चाहिए। तो ब्रिज की जगह हम जो इम्प्लांट या वो, यस सर, तो जैसे अपने ब्रिज की जगह सर इम्प्लांट लगा सकते हैं जी ना, इम्प्लांट इज समथिंग लाइक दैट, ऐसे होते हैं इम्प्लांट। सर आर्टिफिशियल टीथ जो है वो अभी तो ऐसा टेक्नोलॉजी भी है कि कुछ डेंटिस्ट हमारे इस तरीके से सजेस्ट कर देते हैं कि हम बिल्कुल मैच कर देंगे, या कुछ मटेरियल ऐसा आता है कंप्यूटर से मैच कर दिया जाएगा, वो भी डिटेक्ट हो जाते हैं कुछ। तो डिटेक्ट करने का क्या है प्रोसेस उसका?
सर इसके लिए तो बेसिकली जो है एक्सरेज हैं सर, आर्टिफिशियल टीथ को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरेज हैं, जनरल एग्जामिनेशन है, पेशेंट हमारे पास आता है, कोई भी बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको चेक करके दिखा पाते हैं, बता पाते हैं कि उसमें आर्टिफिशियल टीथ लगे हुए हैं या नेचुरल टीथ हैं उसमें। तो इसको यदि हमें आर्टिफिशियल टीथ को नेचुरल लुक देना है तो इसमें सर जो है आपको हाई क्लास वर्ल्ड क्लास मटेरियल इसमें यूज़ करने पड़ते हैं। जब आप अच्छे मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो नेचुरल टीथ को सिमुलेट कर देते हैं। जी जी। ऐसे सर एक ओवर क्राउडेड टीथ का पॉइंट अक्सर देखा जाता है, ओवर क्राउडेड टीथ क्या है? सर ओवर क्राउडेड का मतलब होता है कि जैसे अपने बात करते हैं यहाँ पे आपको जो आगे के 6 दांत दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये एक प्रॉपर अलाइनमेंट में है सर जी, है ना, ये अलाइनमेंट में है। क्राउडेड में क्या होगा, ये आगे पीछे होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ सर, आगे पीछे होंगे तो बच्चा जब बाइट करेगा तब उसकी जो सरफेस जो आपस में मैच होनी चाहिए वो आपस में मैच नहीं होंगी, तब उसके वो डेंटल पॉइंट माइनस हो जाते हैं। माइनस हो जाता है। तो ओवर, इसलिए वो ओवर क्राउडेड टीथ, ओवर क्राउडेड। तब ओवर क्राउडेड को गिवन ए पॉइंट ऑफ ए टाइम यदि हमें अच्छा समय मिलता है ना, अच्छा ड्यूरेशन मिलता है तो इस चीज को अपने करेक्ट किया जा सकता है। ब्रेसेस से करेक्ट किया जा सकता है, पर इससे लाइक ए लॉन्ग थोड़ा सा ट्रीटमेंट है सर। बच्चा अपने पास 4 5 6 महीने 8 महीने पहले बच्चा आता है तो उसको ये ओवर क्राउडिंग को ठीक किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास तो एक्चुअली क्या रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद आते हैं सर, तो उसमें तो टाइम बहुत कम रहता है। बट सर ऐसे हैं कि जिस बच्चे में माइल्ड ओवर क्राउडिंग हाँ वो किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। अच्छा सर, एक होता है एक्स्ट्रा टीथ होता है कुछ लोगों को कि यहाँ एक एक्स्ट्रा है या नीचे की तरफ, अक्सर देखा गया कि ऊपर की तरफ ही एक्स्ट्रा होता है सर। सही है सर। तो वो भी कुछ प्रॉब्लम करता है या? हाँ सर, अभी अपने चलो इसकी बात करते हैं। सर ने बात की एक्स्ट्रा टीथ के बारे में, तो अब सोचिए, अब मानिए किसी बच्चे के यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टीथ है सर, ठीक है। अब ये बच्चा जब भी बाइट करेगा तो वहाँ पे चांसेस हैं कि उसकी टंग पे इंजरी हो जाएगी, टंग पे इंजरी हो जाएगी। तो ये जो टीथ है ये आपके खाना खाने के काम तो आ ही नहीं रहा है ना, प्लस अभी इंजरी पैदा और कर रहा है। तो हमें बेसिकली इस टीथ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और एक्सट्रैक्ट इस मतलब तरीके से करना पड़ेगा कि आपका ये एरिया इंजर्ड ना हो। तो इसकी जो सर्जरी होएगी वो बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से होएगी, और उसमें ये पता नहीं लगना चाहिए कि दांत बाद में यहाँ से निकाला गया। जी सर, एक बच्चों को ये भ्रांति रहती है कि मैं यदि दांत निकलवाऊंगा, स्पेशली जो एक्स्ट्रा टीथ होता है सर, तो उससे मेरे आंखों पे फर्क पड़ जाएगा, आई साइट पे फर्क पड़ जाएगा, ऐसा भी कुछ? सर जो दांतों और आंखों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है। ये एक ओल्ड मिथ थी पहले, वेरी एंशिएंट टाइम में, या अपने पुराने टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम क्या था सर कि जब दांत निकाले जाते थे तो विदाउट इंजेक्शन, विदाउट एनेस्थेसिया के निकाले जाते थे। तो जैसे आप दांत निकालने के लिए फोर्सेस लगाते थे, पेशेंट को पेन होता था तो उसको आंखों में पेन महसूस होता था। तो ये वहां से एक मिथ स्टार्ट हुई कि दांत निकालने से आंखों में, अदरवाइज दांत और आंखों का आपस में नो कनेक्शन एट ऑल। सर पायरिया के बारे में बताइए थोड़ा। पायरिया कुछ बच्चों को बड़ा जो स्पेशली क्या होता है ना कि जो हमारे बच्चे जो है कॉन्स्टेबलरी जो है वो तो रूरल इंडिया से आती है मैक्सिमम सर, और उनका ओरल हाइजीन या उनका जो भी लिविंग है वो पायरिया भी क्या प्रॉब्लम करता है? हाँ सर, डेंटल फिटनेस का मतलब अकेला ऐसा नहीं है कि हमारे दांतों की फिटनेस ही उसमें देखी जाती है ना। जी। हमारे इसमें ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, पूरा ओरल कैविटी की फिटनेस को इसमें ध्यान दिया जाता है। तो ओरल कैविटी की फिटनेस की बात करते हैं तो इसमें आपके गम्स भी आते हैं, है ना, मसूड़े, जिसको अपने कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं मसूड़े, गम्स। तो गम्स में कोई इन्फेक्शन है तो उसको, यदि वो ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है तो जैसे सर ने बोला तो हम उसको पायरिया बोलते हैं। तो पायरिया का ट्रीटमेंट है सर, और यदि कोई बच्चा पायरिया से संक्रमित है तो संभावना है कि वो डेंटल फिटनेस में रिजेक्ट हो जाए। सर फिशर टंग टाइड और जियोग्राफिकल टंग, ये कुछ पॉइंट्स बनते हैं सर, तो वो ये क्या है सर? इसके बारे में बात करेंगे अभी। जैसे हमने बात किया कि ओरल कैविटी की फिटनेस के बारे में, पहले दांतों के बारे में हमने बात किया, फिर गम्स के बारे में बात किया। ऐसे ही उसमें एक पार्ट आता है हमारी जीभ, जिसको हम टंग बोलते हैं। तो टंग के ऊपर कोई भी लिशन है आपका, जैसे फिशर टंग है, जियोग्राफिकल टंग है, तो ये सब लिशन है, इनका ट्रीटमेंट है। हम इसका टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम इसमें क्या डेंटल फिटनेस में अपने पास हो सकते हैं। अब जैसे टंग टाई की बात करते हैं तो उसमें भी वो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होगा जिससे टंग टाई को रिलीव किया जाता है और उसमें बच्चा फिट हो जाता है। टंग टाइड जो है वो आपका फील्ड है या ईएनटी का फील्ड है? सर टंग टाई तो एक्चुअल में जो है वो ओरल कैविटी का ही फील्ड है, डेंटिस्ट का ही फील्ड है। डेंटिस्ट का फील्ड, सर्जरी जो है वो डेंटिस्ट की। यस जी। तो वो उसका जो स्किन जो नीचे से बच्चों का जो जुड़ा हुआ रहता है, हाँ जी सर, तो उसको ये रहता है ना कि जीभ जो है एक पर्टिकुलर साइज में जीभ बाहर निकलनी चाहिए। यस सर, वो नहीं निकल रही है। यस सर, और इसका एक बेसिक टेस्ट होता है सर। अपनी जीभ को हम बताते हैं बच्चों को नोज की टिप पे टच करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। यदि बच्चे की केवल लिप्स तक पहुंच रही है तो इसका मतलब उसमें टंग टाई जैसी कोई परेशानी है। और कुछ
कुछ लेटर्स जो है वो प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम आती है जैसे सर, आर या तय की जो हिंदी में हम देखते हैं तय थ दय है हमारी या तय वगैरह, यस सर, ये यानी वो पूरा ऊपर नहीं जा पाता। हाँ यस सर, सही कह रहे हैं आप कि वो उसको कुछ स्पीच यानी टंग टाई का पॉइंट नहीं मिलके उसको स्पीच डिसेबिलिटी का पॉइंट भी बन जाता डिसेबिलिटी का पॉइंट, हाँ उसको मिल सकता है। मिल सकता है जी। सर एक हमारे जो लॉक्ड जा है कि कुछ बच्चों को बहुत रेयर देखा है मैंने, बच्चे आते हैं चेकअप के लिए कि मुंह खोलने के लिए कहा तो खोलने के बाद उसको या तो यहाँ से उसको प्रॉब्लम महसूस करता है या वो कहता है कि अब बंद नहीं होगा मेरा इसलिए मैं खोलूंगा नहीं। सर वही लॉक जा है। हाँ सर, लोग जाम ऐसे ही होते हैं। सपोज कोई बच्चा माउथ खोल रहा है, उबासी ले रहा है, उस टाइम अचानक से क्या है उसका मुंह पूरा खोलने के बाद लॉक हो जाता है, तो ये अपने आप से वो बंद नहीं कर पाते हैं, जी। है ना। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मसल्स को एडजस्टमेंट करने के लिए, तो वो वापस अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। अगर किसी बच्चे में ऐसी परेशानी है लॉक जा की, तो उसको बेसिक एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट देके, फिजियोथेरेपी वाला ट्रीटमेंट देके, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। जी नहीं, उसमें यह है कि बंद गया तो फिर फोर्स करना पड़ता है। हाँ, फोर्स करना पड़ता है सर। इसका क्या इलाज ये है कि इसको अवॉइड करके प्रैक्टिस करके तो इसको हम इससे उबर सकते हैं जी। सर ओपन बाइट, मिस अलाइन टीथ, माइलोक्लूजन और अंडर बाइट, ओवर बाइट, ये क्या मतलब एक ही प्रोसेस है या कुछ अलग अलग है इनके बारे में? सर आपने अभी जिन टर्मिनोलॉजी की बात की है, सर ने जो भी शब्द बोले, माइलोक्लूजन, मेल अलाइन टीथ, ओपन बाइट, डीप बाइट, ये सब दांतों के मिस अलाइनमेंट के कारण ही अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजी है जिनको हम बोलते हैं। कुछ में दांत ज़्यादा ऊपर हैं, कुछ में दांत नीचे हैं, कुछ में आगे से दांत खुले हुए हैं, उसको हम ओपन वाइट बोलते हैं। तो सर इन सब का ट्रीटमेंट जो है ब्रेसेस के द्वारा किया जा सकता है, बट गिवन कि बच्चे को भी पहले थोड़ा सा बच्चों को अवेयर होना चाहिए। इसके लिए मैं बच्चों को करूंगा सजेस्ट कि वो टाइमली अपना एक बार डेंटल चेकअप जरूर कराएं। भर्ती में मतलब एग्जाम देने से पहले भी अपना एक बार डेंटल चेकअप करवाएं, ताकि कुछ ऐसा माइनर प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनको सॉर्ट आउट कर सकें। ब्रेसेस कुछ बच्चों को होता है तो वो अलाउ नहीं है, वो क्या उनको सर मेडिकल के दौरान यदि आपके ब्रेसेस पहने हुए हैं तो आप फिट नहीं है सर, आपको उस टाइम ब्रेसेस निकालने ही पड़ेंगे जी। हाँ जी। ये सर कुछ नॉर्मल ब्रिस्टल वगैरह होते हैं, छाला है जीभ पे, इस तरीके का कुछ इशू होता है तो वो भी कोई पॉइंट होता है या वो सब? नहीं सर, जो माइनर अल्सर हैं, माइनर उसमें दो तरह के छाले होते हैं, एक छोटा साइज छाला होता है सर, एक बड़ा साइज। जो माइनर अल्सर हैं वो कोई जनरली डेंटल फिटनेस में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, प्रोवाइडेड कि कोई मेजर बड़ा अल्सर नहीं होना चाहिए। जी। एक पीलापन का बड़ा इशू आता है कि कुछ तो रूरल एरिया में फ्लोराइड का, और दूसरा हमारे बच्चे गुटखा खाते हैं, गुटखा जो है गुटखा भी एक बड़ा इशू बनता है। गुटखे की वजह से मुंह खोलने में भी जो 3 फिंगर ओपनिंग या 4 फिंगर है वो नहीं हो पाता। तो पीलापन के लिए क्या हमें उसको कुछ पीलापन का है सॉल्यूशन? हाँ सर, पीलेपन, दांतों का पीलापन कुछ हद तक दूर किया जा सकता है जी। ठीक है सर। उसमें दांतों की टीथ वाइटनिंग कर सकते हैं, अपने लेजर से टीथ वाइटनिंग हो सकती है, दांतों की स्केलिंग हो सकती है। एंड जो सर ने बात की अभी फ्लोरोसिस की सर, तो फ्लोरोसिस जो ये एरिया है राजस्थान में काफ़ी झुंझुनू साइड में एरिया है जो, इस एरिया में फ्लोराइड की अधिकता के कारण दांतों में फ्लोरोसिस हो जाता है। तो इसको जनरली कंसीडर कर लिया जाता है फ्लोरोसिस को, बट प्रोवाइडेड कि हम उसमें यदि उसको थोड़ा सा लाइट कर सकें तो डेट विल बी बेटर, वो अच्छा है। एक सर ये जो बच्चों के दांत जो हैं इसके बिल्कुल गम्स और दांत के यहाँ पे काला पूरा लाइन बन जाता है, काला लाइन होता है कि जैसे यहाँ पे सर। हाँ ये इस तरीके से। तो वो क्या है इसका? सर ये भी एक तरह की दांतों में कैविटी लगी हुई है सर, जी है ना। ये दांतों में कैविटी, जो आप एक ब्लैक कलर की लाइन देख पा रहे हैं दांत के मसूड़े और दांत के बीच में यहाँ पर, तो ये एक दांतों में कैविटी लगी है। तो इस कैविटी को क्लीन करके प्रॉपर टूथ की फिलिंग करनी पड़ेगी सर इसमें। और ये कैविटी जो है इसको फिल्ड टीथ जो है, प्रॉपरली फिल्ड टीथ नंबर काउंट होगा उसका? हाँ सर, हाँ अभी अपने फिलिंग की बात करते हैं। फिलिंग एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है, बहुत ही कॉमन है सर ये, है ना। मतलब एवरी कोई बच्चा होता है उसमें दांत में कैविटी होती है तो उसमें फिलिंग की जाती है। बट कौन सी फिलिंग ऐसी हैं जो हमें डेंटल पॉइंट दे सकती हैं, कुछ फीलिंग ऐसी हैं जो डेंटल पॉइंट नहीं देती, क्योंकि आपकी फीलिंग में कई स्टेप्स होते हैं जो काउंट होते हैं। जो फीलिंग की है उसका रिटेंशन फीचर कितना है, वो कितनी वहाँ पे टिकने योग्य है, उसका रेसिस्टेंस कितना है, यदि उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो फीलिंग टूटेगी या नहीं टूटेगी, उस फीलिंग की मार्जिनल इंटीग्रिटी कितनी है, उस फीलिंग के आसपास में एरिया में कितनी लीकेज हो रही है। तो ऐसे ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें बताते हैं कि मतलब एवरी फीलिंग, कोई भी फीलिंग की हुई सर वो अलाउ नहीं होती सर। वो फीलिंग में कुछ पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, तो उन पैरामीटर के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि ये फीलिंग आपको डेंटल पॉइंट देगी या नहीं देगी। तो मटेरियल जो यूज होता है आप लोगों का
वो भी मैटर करता है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मटेरियल मैटर्स करता है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उसकी कितनी उसमें एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, आप कितना फोर्स लगा सकते हैं। कि एक बच्चा क्या होता है कि कहीं पता करेगा कि फीलिंग कितना का हो रहा है, तो उसमें भी रेट जो होते हैं उसमें काफ़ी वेरिएशन होता है सर। तो वो मटेरियल की वजह से ही वेरिएशन है वो? सर जो मैं जो सजेस्ट करूंगा है ना, जी। इसमें ऐसा है कि सर जो मटेरियल है वो इसमें डेफिनेटली एक रखता है, एक वेटेज रखता है। जी, जी। आपने किस तरह का मटेरियल यूज़ किया है, टूथ कलर मैचिंग है या नहीं है वो मटेरियल, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कैसी है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो उसमें कंसीडर किए जाते हैं। जी जी। सर जो गुटखा तंबाकू खैनी से मुंह खुलने की जो समस्या होती है कि ये कुछ लोगों का 2 फिंगर 3 फिंगर ओपनिंग, 2 फिंगर 3 फिंगर, तो कुछ बच्चे हमारे क्या है कि 4 फिंगर कंसीडर करते हैं। क्या होता है कि जब तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हर कोई अपनी अपनी राय देता है कि तो उसमें 3 फिंगर है या 4 फिंगर है वो? सर इसमें जनरली जो कंसीडर किया जाता है बेसिकली 3 फिंगर ओपनिंग को ही कंसीडर किया जाता है जी। 3 फिंगर ओपनिंग जनरली आपकी इस तरह की ये है ना, 3 फिंगर इस ओपनिंग तरीके से 3 की। फिंगर्स हाँ। जो है वो चली जा रही हैं तो हाँ, परफेक्ट। तो वो परफेक्ट होता है, वो फिट होता है सर इसमें। जी। अच्छा सर, जैसे ट्रीटमेंट्स हैं हमारे कि कैप है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको RCT कहा है और इम्प्लांट, सर तो ये तीनों अलग अलग हैं, किस तरीके से वो थोड़ा सा समझा दीजिए हाँ, कि सर, बच्चे आपको समझ बताता नहीं हूँ। पाते हैं। है ना सर, ये एक दांत में एक सिंपल कैविटी है सर, ये वाली जी, जी। जो आप में दांत में ऊपर से आप ब्लैक देख पा रहे हैं, हाँ, हाँ। है ना, ये दांत में एक सिंपल कैविटी है। जी। ठीक है सर, इस कैविटी में फिलिंग की जाएगी तो ये बच्चा फिट हो जाएगा, जी। है ना, प्रोवाइडेड की फिलिंग प्रॉपर तरीके से की जाए, प्रॉपर मटेरियल से हो तो उसका अपने को डेंटल पॉइंट मिल जाएगा। जी। अब ये इस बच्चे ने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया इसका, तो क्या होता है ये ब्लैक वाला जो है ये दांत के अंदर फैल जाता है ना, ये इन्फेक्शन दांत के अंदर आ गया, जी। तो अभी हमें इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, इसकी जो अंदर से इसकी कैनाल्स को, सारी कैनाल्स को हमें क्लीन करना पड़ेगा और इस कैनाल की फिलिंग करनी पड़ेगी। तो अभी ये फिर ये पॉइंट आता है कि क्या सारे रूट कैनाल किए हुए टीथ डेंटल पॉइंट काउंट किए जाते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है ना। रूट कैनाल की में भी चेक किया जाता है कि आपकी रूट कैनाल किस टाइप की हुई है, आपकी रूट कैनाल कहाँ तक कंप्लीट हुई है, अपेक्स तक कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, आपकी रूट कैनाल कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो इसमें देखे जाते हैं सर RCT में भी। तो एवरी RCT ट्रीटर सभी RCT फिट नहीं हो पाए, नहीं होते सर, नहीं होते। हाँ जी सर। और इम्प्लांट क्या है? इम्प्लांट के बारे में थोड़ा सर इम्प्लांट है जैसे अपने कोई रिप्लेसमेंट, अपना कोई टूथ नेचुरली मिसिंग है, ठीक है सर, जैसे ये इस बच्चे में ये वाला दांत मिसिंग है जी। तो इसमें यहाँ पे एक इम्प्लांट डाला गया है ना, इम्प्लांट डाला गया है, इम्प्लांट डाल के उसके ऊपर ये कैप लगा दी जाती है। ठीक है सर, तो इम्प्लांट भी इसमें बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं इसमें। एक इम्प्लांट होते हैं इसमें अपने 4 से 5 दिन के अंदर भी बच्चों को इम्प्लांट दे सकते हैं इम्प्लांट, हाँ, और एक प्रोसीजर है जिसमें अपने को 3 मंथ में इम्प्लांट दे सकते हैं। 3 मंथ वो स्क्रू जो है वही भ्रांति है भी बच्चों को यस कि इम्प्लांट तो 3 मंथ तक स्क्रू जो है वो अंदर रहेगा, उसके बाद होगा, तो इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। नहीं सर, मैंने आपको इसलिए बताया कि आज जो आगे हैं, आज के युग में जैसे इम्प्लांट आ गए हैं तो उसमें ये ऑप्शन अपने पास आ गया है कि अपने आज की डेट में इम्प्लांट डालें और विदिन 3 से 4 दिन में अपने उस पर कैप फिक्स कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, ये तो आपने दी जानकारी। सर। अब जो बच्चे हमारे भर्ती में जाने वाले होते हैं कि आपने भी जब आप भर्ती हुए हैं या मैं भी कभी हुआ था तो हमारा भी मेडिकल हुआ था आपका भी हुआ है, सही है सर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन बच्चों के लिए डेंटल हाइजीन के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वो थोड़ा सा सर वो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो क्या ध्यान रखें कि वो दांत में उनको इशू ना आए? सर मैं बेसिकली बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा और उनको मोटिवेट भी करना चाहूँगा कि उन्हें अपनी ओरल हाइजीन पे अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। सुबह और रात को सोने से पहले एक बार ब्रश जरूर करना चाहिए सर, ठीक है। उनको यदि कोई भी प्रॉब्लम है, दांतों में लग रहा है, उनको पेन है, कीड़ा लग रहा है, और अदरवाइज वैसे भी उनको टाइमली अपना डेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए, ताकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि आपका पूरा बॉडी चेकअप हो गया, आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, लेकिन आप कुछ डेंटल पॉइंट के कारण आप उस फोर्सेस से रिजेक्ट हो गए हैं, तो जिसको हम ठीक कर सकते थे और उस चीज़ से आप रिजेक्ट हो चुके हैं सर। आप ये बात समझ पा रहे हैं सर, है ना? ये एक बच्चे के लिए कितनी बड़ी बात है। आज उसकी एक रिक्रूटमेंट होने वाला था, आज उसकी नौकरी लगने वाली थी, सब कुछ क्लियर था, लेकिन एक दांत में कैविटी, फिलिंग और इन चीज़ों के कारण वो बच्चा अनफिट हो गया। तो ये उस परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए इस चीज़ को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए बच्चों को इसमें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, और जब भी जाएं मेडिकल के लिए तो अपना ओरल हाइजीन को अच्छे से क्लीन करके और फिर ही जाना चाहिए सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।